आर्टरियोल्स होती हैं उनके स्मूथ मसल्स को ये रिलैक्स करवा देता है। आर्टरियोल्स हैं, स्मूथ मसल रिलैक्स करेंगी, वो डायलेट करेंगी तो आपके पास रेजिस्टेंस कम होगी और इस तरह आपके पास जो ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा। अब वो कह रहे हैं कि हम थायराइड्स को बॉडी में इंजेक्ट किया या बॉडी में जो है वो एडमिनिस्ट्रेट हुए तो इनिशियल जो ब्लड प्रेशर की रिडक्शन होती है ना वो इसके डाययूरेटिक इफेक्ट से होती है। क्यों? क्योंकि जब डाययूरेटिक इफेक्ट्स होगा ब्लड वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा, कार्डियक आउटपुट भी टुवर्ड्स नॉर्मल या कम होगा। ठीक है, तो हमने इसके एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट्स, आप याद करो मैंने बताया था लॉन्ग टर्म थेरेपी से पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम कर रहा है। ठीक है, जो एडमिनिस्टर करने के फ़ौरन बाद जो ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो रहा है ना वो इसके डाययूरेटिक इफेक्ट से होता है। क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम करता है, प्रेशर कम होता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है। ठीक हो गया। फिर अब हमने ये तो इसके फंक्शन एक्शंस बता दिए, अब इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या होते हैं। मेन बात तो थेराप्यूटिक यूजेस की होती है ना कि किस चीज़ के लिए हम इसको बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं। अब थेराप्यूटिक यूजेस इसके 4 होते हैं: हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, हाइपरकैल्सियूरिया एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, अब थेराप्यूटिक यूजेस में अगर हम सबसे पहले हाइपरटेंशन की बात करें ना तो उन्होंने ये तो बताया हुआ है कि मेन स्टे ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट होते हैं थायराइड्स। क्यों? क्योंकि आपके पास इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, इजी टू एडमिनिस्टर है बॉडी में, देन आपके पास टॉलरेबल भी होते हैं, मतलब टॉलरेबल मीन्स कोई सेंसिटिविटी, कोई एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी में कॉज नहीं करते। अब हाइपरटेंशन के लिए जो हमने जो थायराइड की फर्दर जो आगे टाइप्स जो मैंने 5 बताई थी उनमें से कौन सा हम प्रेफर करते हैं? क्लोरथैलिडोन प्रेफर करते हैं। क्लोरथैलिडोन को हम प्रेफर करते हैं बिकॉज ये देखो हाइपरटेंशन के लिए हम कौन से थायराइड को ले रहे हैं? क्लोरथैलिडोन। अब इसकी क्योंकि हमने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है तो इसकी जो हमने डोज होनी है वो देखो हाइड्रोक्लोरोथायराइड है ना, ये इससे कम पोटेंट है, ये ज़्यादा पोटेंट है ना। तो हमने इसकी डोज को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू हाइड्रोक्लोरोथायराइड कि किस डोज में ये हमारी बॉडी में जाके इफेक्टिव होगा, उसकी डोज उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करनी है। क्यों हम इसको प्रेफर करें? क्योंकि इसकी हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है। कितनी है? 50 से 60 आवर्स, 50 to 60 आवर्स। तो आपके पास हमारे पास क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है ओवर द इंटायर डे। तो हम किसको प्रेफर करते हैं? क्लोरथैलिडोन को। अच्छा, तो ये हो गया हमारे पास। आपके पास आता है हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर के लिए हमारे पास प्रेफरेबल डायूरेटिक जो है वो थायराइड्स नहीं है, वो लूप डायूरेटिक्स होते हैं। ठीक है, उनको हम यूज़ करते हैं चलो वॉल्यूम को कम करने के लिए इन हार्ट फेलियर। बट कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो लूप डायूरेटिक्स के लिए रेजिस्टेंट होते हैं। ठीक है, जब वो लूप डायूरेटिक के लिए रेजिस्टेंट हैं तो हमें उन लूप डायूरेटिक्स के साथ क्या देना पड़ता है? थायराइड्स भी देने पड़ते हैं और उनके दोनों जब कंबाइन करते हैं तो ऑगमेंट करते हैं डायूरेसिस को। अब हार्ट फेलियर में जो ऐसे पेशेंट्स जो लूप डायूरेटिक्स के लिए रेजिस्टेंट हैं उनमें हम कौन सा थायराइड यूज़ करते हैं? मेटोलाजोन। ठीक है, और हम लूप डायूरेटिक्स को देने से 30 मिनट्स पहले हम ये इसको एडमिनिस्टर करेंगे। मतलब लूप डायूरेटिक्स देने हैं ना उससे 30 मिनट पहले आपने पहले थायराइड डायूरेटिक देना ताकि आपके पास नॉर्मल साइट ऑफ एक्शन पे पहुंच जाए। देन लूप डायूरेटिक्स देते हैं, दोनों आपस में कंबाइन करके क्या करते हैं? ऑगमेंट करते हैं डायूरेसिस को इन डायूरेटिक रेजिस्टेंट पर्सन। ये पता चल गया आपको हाइपरटेंशन एंड हार्ट फेलियर। अब हमने बात करनी है हाइपरकैल्सियूरिया। अब हमने बात की थी कि आपके पास ये थायराइड्स क्या कर रहे होते हैं? थायराइड्स रीनल में कैल्शियम की एक्सक्रीशन को कम करते हैं। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट जिनमें इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया, मतलब जिनके इडियोपैथिक अभी उसकी रीज़न या उसके क्यों हो रहा है उसका नहीं पता, कैल्सियूरिया दैट मीन्स कि कैल्शियम यूरिन में एक्सक्रीटेड हो रही है। तो इडियोपैथिक हाइपरकैल्सियूरिया को ट्रीट करने के लिए कैल्शियम ऑक्सलेट के अगर स्टोन्स बन गए यूरिनरी ट्रैक में उनको ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो है वो कैल्शियम की एक्सक्रीशन ही कम करें, मतलब फर्दर उस कंडीशन को एग्जैस्परेट नहीं होने देगा। देन डायबिटीज़ इंसिपिडस, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस कौन सी वाली है? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ इंसिपिडस को ट्रीट करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और देखो डायबिटीज़ इंसिपिडस में क्या होता है? आगे तो एडीएच प्रोड्यूस नहीं हो रहा, या नेफ्रोजेनिक ये है कि प्रोड्यूस हो रहा है, किडनी के सेल्स उसको रिस्पॉन्ड नहीं करे। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा का ज़्यादा आपके पास वाटर जो है वो रिमूव हो रहा है आपकी बॉडी से। ठीक है, तो अब हमें पता है वाटर रिमूव हो रहा है और थायराइड्स क्या करते हैं? हाइपर और स्मॉलर यूरिन प्रोड्यूस करते हैं, वाटर प्रिजर्व हो जाएगा बॉडी में। तो क्या हो रहा है कि बस यूरिन ऑफ सच जो इंडिविजुअल्स हैं वो 11 लीटर्स पर डे से 3 लीटर पर डे पे आ जाता है अगर हम थायराइड्स के साथ ट्रीट करें। तो एक ह्यूज रिस्पॉन्स है ये।
ये हम इसके थेरेप्यूटिक भी हो गए, क्या थे, हाइपरटेंशन, हार्ट फेलियर, हाइपरकैल्चूरिया एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस, थेरेप्यूटिक हो गए। अब हमने बात करनी है इसके फार्माकोकाइनेटिक्स से पहले ना इसके एडवर्स इफेक्ट्स पे बात करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स आप इसके 7 हैं, ठीक है। इसने 4 चीज़ों की कंसंट्रेशन बॉडी में कम करनी है और 4 की ज़्यादा कर देनी है। कौन सा 4 कम है? हाइपोकैलीमिया, पोटेशियम कम हो रहा है, हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम कम हो रहा है, हाइपोवोलीमिया, ब्लड का जो है वॉल्यूम कम हो रहा है, देन हाइपोमैग्नीसीमिया, मैग्नीशियम का लेवल भी बॉडी में कम हो रहा है। अब ऐसे 3 चीज़ें जिनको ज़्यादा कर रहा है, हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो रहा है, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज को हमारी बॉडी में ज़्यादा कर रहा है, एंड देन हाइपरकैल्सीमिया, कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहा है बॉडी में। 4 चीज़ों की कंसंट्रेशन कम है, 3 की ज़्यादा है। पोटेशियम कम हो रहा है, सोडियम कम हो रहा है और मैग्नीशियम कम हो रहा है और ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, यूरिक एसिड ज़्यादा हो रहा है, ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो रहा है और जो है कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो रहा है। अब ये हाइपोकैलीमिया कैसे करेगा? अब देखो, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर इनहिबिट हो गया। सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को इसने इनहिबिट किया तो फिल्ट्रेट, देखो सपोज करो ये फिल्ट्रेट है। अब फिल्ट्रेट में सोडियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो साइड पे आपके पास जो सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्टर होगा, अब सोडियम की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है तो ये प्रेफर करेगा ना इस ट्रांसपोर्टर के थ्रू अंदर चला जाए, वहाँ से क्या बाहर आएगा? पोटेशियम। तो कॉन्टिन्यूअल पोटेशियम की हमारी बॉडी से लूज़ होगा। कैसे हो रहा है ये देखो, यहाँ पे सेल्स होते हैं ना साइड पे बहुत ज़्यादा। अब फिल्ट्रेट में ऑलरेडी सोडियम बहुत ज़्यादा है, अब जो आपके पास सोडियम पोटेशियम यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर पड़ा हुआ है, सोडियम ऑलरेडी ज़्यादा है तो उसको अगेन फर्दर बाहर नहीं आएगा, यहाँ से वो डिफ्यूज़ करके अंदर की तरफ जाएगा इन एक्सचेंज विद पोटेशियम, पोटेशियम बाहर आएगा। तो पोटेशियम के कॉन्टिन्यूअल लॉस होने की वजह से बॉडी में पोटेशियम कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई ये बात? तो हाइपोकैलीमिया को ट्रीट करने के लिए या तो हम जो है वो पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स दे देते हैं कि पोटेशियम लूज़ ना हो, या पोटेशियम की सप्लीमेंटेशन दे देते हैं, या लो सोडियम डाइट देते हैं जिसकी वजह से पोटेशियम की डिप्लीशन कम हो जाती है। ठीक है, हाइपोमैग्नीसीमिया मतलब मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, हाइपोनेट्रीमिया। अब देखो थायराइड क्या है? एक डायूरेटिक है। डायूरेटिक मतलब बॉडी से वाटर भी, जैसे सोडियम क्लोराइड बाहर जाता है, सोडियम क्लोराइड के साथ वाटर भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, तो हमारी बॉडी में ADH प्रोड्यूस होगा वाटर को कंसंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए। तो ADH की वजह से हमारी बॉडी में हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है कि वो वाटर को रिटेन करेगा। देन आपके पास किडनी की डाइल्यूटिंग कैपेसिटी अगर कम है तो ये देखो हाइपोनेट्रीमिया में डेवलप टू एलिवेशन ऑफ ADH की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। डाइल्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ द किडनी अगर कम हो जाए, ठीक है, जो है आपके पास किडनी की डाइल्यूटिंग कैपेसिटी कम है तो बॉडी में क्या हो जाएगा? हाइपोनेट्रीमिया या थर्स्ट ज़्यादा, जिसको ज़्यादा प्यास लगेगी ज़्यादा पानी पिएगा और सोडियम। हाइपोनेट्रीमिया बेसिकली कैसे होगा कि सोडियम की जो है हमारी बॉडी में वो डाइल्यूट हो रहा है, वाटर ज़्यादा है सोडियम कम हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा? हाइपोनेट्रीमिया की कंडीशन। कुछ तो हमारी किडनी से भी लॉस जो है ना कॉन्टिन्यूस लॉस्ट हो रहा है क्योंकि डायूरेटिक है। तो 3 कंडीशन है, एलिवेशन ऑफ ADH, डिमिनिश्ड डाइल्यूटिंग कैपेसिटी ऑफ द किडनी एंड इंक्रीज थर्स्ट। हाइपर यूरिसीमिया क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास एक कॉम्पिटिशन डेवलप हो जाता है बिटवीन द ऑर्गेनिक एसिड एंड यूरिक एसिड फॉर एक्सक्रीशन, जिसकी वजह से क्या होता है? यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट नहीं हो पाता बॉडी में क्योंकि इनसॉल्युबल है, तो हमारे पास डिपॉजिट्स हो जाता है जॉइंट में और इससे गाउटी अटैक भी होता है। तो हम बहुत ही कॉशन या बहुत एहतियात के साथ ऐसे पेशेंट्स को थायराइड देते हैं जिनमें गाउट या हाई लेवल ऑफ यूरिक एसिड ऑलरेडी है। हाइपोवोलीमिया की वजह से आपके पास ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या लाइट हेडेडनेस हो जाती है। हाइपरग्लाइसीमिया कैसे होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। हाइपरग्लाइसीमिया कैसे होगा? अब हाइपरग्लाइसीमिया ऐसे होगा कि क्योंकि हमें पता है हाइपोकैलीमिया हुआ है, हाइपोकैलीमिया की वजह से इंसुलिन की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाएगी। जब इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो जाएगी तो जो ग्लूकोज हम लेंगे वो हमारे ब्लड में ही रहेगा। तो हमें डायबिटिक पेशेंट्स में बहुत एहतियात के साथ डायबिटीज़ लेनी चाहिए कि उनके ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है उसको बार बार मॉनिटर करते रहना चाहिए। ठीक है, तो हम ये नहीं कि हम डायबिटिक्स को दे सकते हैं, बट उनके ग्लूकोज को मॉनिटर करते रहना चाहिए, उनके ग्लूकोज के लेवल को। तो ये सारे के सारे हो गए इसके एडवर्स इफेक्ट्स। अब हमारे पास क्या चीज़ बचती है थायराइड की? वो सिर्फ है इसके फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स बचता है थायराइड का।
फार्माकोकाइनेटिक्स में मैंने आपको बता दिया था कि हम सारे के सारे थायजाइड्स को ओरली लेते हैं एक्सेप्ट क्लोरोथायजाइड, जिसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है। देखो जो नॉर्मल थायजाइड्स है उनकी बायो अवेलेबिलिटी हमारे पास कितनी है, 60 से 70% है थायजाइड्स की। बट जो आपके पास क्लोरोथायजाइड है ना, क्लोरोथायजाइड, इसकी बायो अवेलेबिलिटी कम है। इसकी एक्सेप्शन केस है, कितनी है, 15 से 30%, इसलिए हम इसको IV फॉर्म में भी देते हैं, ठीक है। और जो थायजाइड्स हैं उनको हमने बॉडी में एडमिनिस्टर किया तो इनके जो इफेक्ट्स प्रोड्यूस होंगे विदिन 1 to 3 वीक्स इनके इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। मतलब कि स्टेबली ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, 1 से 3 वीक्स में। एंड इनकी हाफ लाइफ भी एक हमने क्लोरथाइडोन की बढ़ी 50 से 60 आवर्स है, बाकियों की कितनी होगी, 10 से 15 आवर्स, ठीक है। क्लोरथाइडोन की हमने कहाँ पढ़ी थी, हाइपरटेंशन में, कि उसकी 50 से 60 आवर्स हम प्रेफर करते हैं, बाकी कितनी है, 10 से 15 आवर्स है। और इसमें ये बात ये थी कि इंडेपामाइड जो होता है ना फार्माकोकाइनेटिक्स में, उसमें ये थी कि जो इंडेपामाइड है आपके पास, इंडेपामाइड बाकी सारे थायजाइड से थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इनकी लिवर में जाके मेटाबॉलिज्म होती है, ये बाइल में भी एक्सक्रीट होता है, यूरिन में भी होता है। बाकी जितने भी थायजाइड्स हैं ना मतलब विदाउट मेटाबोलाइजिंग वो यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। बस ये बात थी अबाउट थायजाइड्स। अब यहाँ पे बुक में एक डायग्राम है जी कि आपके मोस्ट कॉमन जो आपके पास साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें थायजाइड्स एडमिनिस्टर करने से मिलते हैं, वो भी आपको मैंने बता दिया। हाइपोकलीमिया हो जाता है, हाइपोटेंशन हो जाती है, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाता है, यूरिक एसिड का लेवल ज़्यादा हो जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी थायजाइड डायूरेटिक्स।